हमने अपने पिछले लेक्चर में गैल्वेनिक सेलों का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। हमारे आज के लेक्चर में हमें नर्नस्ट इक्वेशन पढ़नी है, नर्नस्ट का समीकरण पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नर्नस्ट का समीकरण हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है या इसका यूज क्या है। तो नर्नस्ट समीकरण का सबसे पहले देखते हैं कि प्रयोग क्या है, और प्रयोग को देखने के लिए हमें कुछ चीजें यहां देखनी होंगी। क्या क्या? मुझे सबसे पहले अंतर पहचान लेना होगा कि किसी भी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर होता है। क्या दोनों एक ही विभव हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो मुझे अगर यह पता हो गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या डिफरेंस है, फिर मैं नर्नस्ट के समीकरण को आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले बात कर देता हूं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। बेटा, किसी भी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन कब? जब उस इलेक्ट्रोड का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, उसमें भरे विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, या 1 m का मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, और उस सॉल्यूशन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल हो, जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या 1 atm दाब बोलते हैं। तो उस समय इलेक्ट्रोड का जो भी विभव निकलता है हम उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिखते काहे से हैं? E0 से। तो आप समझिए, किसी इलेक्ट्रोड का विभव जब मानक परिस्थितियों पर निकाला जाए तो मानक परिस्थितियों पर निकाले गए इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को पता करना बड़ा आसान है, क्योंकि विद्युत रासायनिक शास्त्र श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए जाते हैं। अगर हमें कभी किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी होगी, हम उसका मान आसानी से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ही देखकर बता सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक वगैरह पे लिखी रहती है, उन सभी सीरीज में जस्ट साइड में उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए रहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो निकालना मेरे लिए कठिन काम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको तो सीरीज में ही दे देता है। लेकिन अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर ये परिस्थितियां लागू ना हो, इसका मतलब है ताप 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, या फिर विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर ना हो, या उस विलयन पर या उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन पर लगने वाला दाब 1 वायुमंडल ना हो। अगर इनमें से किसी भी स्थिति या तीनों स्थिति का पालन ना हो पाए, तो इस सिचुएशन पर जो भी इलेक्ट्रोड का विभव निकलता है हम उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर मैं दोनों सिचुएशंस को तुलना करूं, मानक परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड का विभव निकला मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे लिए मानक स्थितियों से विचलन प्रदर्शित होता है, इलेक्ट्रोड का विभव चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोड के चेंज हुए इस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मैं क्या सोचता हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो विभव दिया गया वो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन आप सभी जानते हैं आपके यहां सेल हो या इलेक्ट्रोड, क्या आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख सकते हैं? नहीं। गर्मियों के मौसम में ज्यादा टेम्परेचर, तो सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम। क्या सांद्रता 1 मोल पर लीटर ही रहती है? यह भी जरूरी नहीं, सांद्रता भी चेंज होती है अपने यहां के इलेक्ट्रोडों और सेलों पर। इसका मतलब हमारे यहां जो विभव है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं है। हमारे यहां जो इलेक्ट्रोडों का विभव है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो नर्नस्ट इक्वेशन के थ्रू हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से किसी भी ताप पर, किसी भी दाब पर और किसी भी सांद्रता पर धातु के इलेक्ट्रोड विभव को आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि आपके यहां जो 12 वोल्ट की बैटरी आती है, ये बैटरी के लिए गणना है। क्या ये 12 वोल्ट की बैटरी जो आती है अपने यहां, क्या ये 12 वोल्ट ही देती होगी? तो हाँ बेटा, ये 12 वोल्ट कब देगी? जब बैटरी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस,
सांद्रता 1 मोल पर लीटर और उस पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल होगा, इस सिचुएशन पर वो 12 वोल्ट देगी। अगर इस सिचुएशन पर 12 वोल्ट देगी तो हम उसके विभव को कहेंगे मानक सेल विभव। लेकिन अभी आप समझते हो हमारे यहां की बैटरी पर ये तीनों सिचुएशन लागू हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अपने यहां तो टेम्परेचर वगैरह चेंज ही होता रहता है। तो हमारे यहां जो बैटरी विभव दे रही होगी उसे मानक सेल विभव नहीं कहेंगे, उसे केवल क्या कहेंगे, सेल विभव। क्योंकि जो वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट, हमारे यहां बैटरी से 12 वोल्ट से कम या ज्यादा वोल्ट आ रहा होगा, 12 वोल्ट नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब है जब भी कोई सेल या इलेक्ट्रोड अपनी मानक परिस्थितियों पर होता है उसके विभव को विद्युत रासायनिक श्रेणी से आसानी से देखकर पहचाना जा सकता है। लेकिन जैसे ही सेल के टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर में चेंज आता है, सेल के विभव में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन। अब सेल के विभव में क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी गणना की जाती है नर्नस्ट इक्वेशन से, कि जो भी इलेक्ट्रोड या सेल हमको दिया गया उसके विभव में कितना चेंज आया होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि नर्नस्ट समीकरण करता क्या है। तो मैं यहां लिखे देता हूं नर्नस्ट समीकरण। तो सबसे पहले तो इसी बात को बताते हैं करता क्या है, आखिर हम इसको यूज में क्यों लाते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से की जा सकती है, की गणना विद्युत रासायनिक श्रेणी से की जा सकती है। की जा सकती है, परंतु ताप, दाब या सांद्रता के परिवर्तित होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान परिवर्तित हो गया। अब इलेक्ट्रोड विभव को तो अब विद्युत रासायनिक श्रेणी से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रोड विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। अतः अब नए इलेक्ट्रोड विभव को विद्युत रासायनिक श्रेणी से ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया इलेक्ट्रोड की, तो फिर जो नया इलेक्ट्रोड विभव आएगा आप उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी से नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस नए विभव की गणना कैसे की जाए, तो इस नए विभव की गणना की जाती है नर्नस्ट के समीकरण से। तो मैं इस बात को लिखता हूं, नहीं किया जा सकता है। अतः
इस नए इलेक्ट्रोड विभव, अतः इस नए इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए नरनस्ट ने एक समीकरण की स्थापना की जो इस प्रकार है। और अब हम लिखते हैं कि समीकरण क्या है। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का अगर आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए होता है तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना आसानी से विद्युत रासायनिक श्रेणी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड के ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन होता है तो ताप दाब सांद्रता के परिवर्तन होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी थोड़ा सा बदल जाता होगा। वो बदला हुआ इलेक्ट्रोड विभव, आखिर इलेक्ट्रोड विभव के मान में कितना परिवर्तन होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम नहीं देख सकते। अब क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी से देख नहीं सकते तो उसका कैसे ज्ञात किया जाए इलेक्ट्रोड विभव? तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नरनस्ट ने एक समीकरण बनाया। समीकरण इस बात को बताता था कि ताप दाब सांद्रता के चेंज होने पर इलेक्ट्रोड विभव कितना परिवर्तित हो जाता है, और उस समीकरण को अब हम पढ़ने वाले हैं। बेटा बड़ा आसान सी चीज है। अगर उस समीकरण को मैं पढ़ता हूं तो वो समीकरण है E इज इक्वल टू, ई का मतलब है इलेक्ट्रोड विभव। ये कौन सा इलेक्ट्रोड विभव है? ताप दाब सांद्रता के बदल जाने पर जो नया बदला हुआ इलेक्ट्रोड विभव है वो है इलेक्ट्रोड विभव। ये कौन सा विभव है? E नॉट, विद्युत रासायनिक श्रेणी से देखा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन NF लॉग अपचयित अवस्था में पदार्थ की सांद्रता, अपचयित अवस्था में पदार्थ की सांद्रता अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था में पदार्थ की सांद्रता, ऑक्सीकृत अवस्था में पदार्थ की सांद्रता, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपचयित अवस्था में पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि काफी मामले में अगर मैं देखता हूं तो सक्रिय द्रव्यमान और सांद्रताएं दोनों आपस में बराबर होती है। मैं इस हिस्से को मिटाता हूं, आगे इसको हल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का विभव टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होता है और उसकी गणना हम नरनस्ट के इक्वेशन से कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड भी तो होना चाहिए, तब तो हमें उसमें इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करेंगे कि कितना चेंज हो गया। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड नहीं, मैं किसी भी चेंज की गणना नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, बाय इक्वेशन में एक इलेक्ट्रोड मान लेता हूं। तो मैंने इक्वेशंस के थ्रू एक इलेक्ट्रोड मान रखा है। तो देखिए, अगर मैं कोई जिंक या कॉपर या सिल्वर में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड डाल दूंगा जो परमानेंट है, तो फॉर्मूला भी फिक्स हो जाएगा। फॉर्मूले पर आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं किसी जनरल इलेक्ट्रोड को मानता हूं, एक सामान्य रूप से इलेक्ट्रोड को मान लेता हूं, आप फॉर्मूले को बहुत अच्छा बना सकते हो। जिस इलेक्ट्रोड पर भी अप्लाई करना चाहोगे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेनी चाहिए। मुझे क्या इंपॉर्टेंट बातें लिख लेनी चाहिए? मुझे ई लिख लेना चाहिए। क्या है? तो मैं लिखूंगा ई है इलेक्ट्रोड विभव। कोई मुझसे पूछता है ई नॉट क्या है, तो मैं ई नॉट के विषय में बताता हूं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मुझसे पूछता है आर क्या है? बेटा आर आपने 11th क्लास में पढ़ा था, गैस नियतांक। नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आगे मैं चलता हूं तो मुझे एक और चीज है टी। टी है परम ताप। परम ताप का अर्थ क्या है? परम ताप का मतलब है जिस टेम्परेचर पर आप सेल का विभव
निकालना चाहते हो। क्योंकि मानक अवस्था पर जब इलेक्ट्रॉन विभव निकाला गया होगा उस समय तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन जब मैंने अपने नए टेम्परेचर पर निकाला होगा उस समय टेम्परेचर कहलाएगा परम ताप। मैं आगे अगर चलता हूं, n इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अभी मैं बात करूंगा किसी रिएक्शन के लिए कि इलेक्ट्रॉन n मोलों की, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है वो किस प्रकार से लिखी जाए। एक और मेरे लिए बचता है F कि F क्या है। मैं F को उधर लिखे देता हूं। F को हम कहते हैं फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक कहते हैं बेटा, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम प्रति मोल। अभी मैं इसके बाद, अब एक चीज नहीं आती है सर जी, गैस नियतांक मैंने पढ़ रखा था, मैं उसकी वैल्यू जान गया, लेकिन फैराडे नियतांक की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो बेटा फैराडे नियतांक की वैल्यू को अभी हम बताएंगे, मुझे पहले ये आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर इसके बाद चेक करेंगे कि ये फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलाम प्रति मोल जो आया है ये आता कैसे, आखिर ये फैराडे कांस्टेंट है क्या। लेकिन मैं अभी के लिए केवल इस पर फैराडे कांस्टेंट लिखे देता हूं, इसके बाद मैं गणना करूंगा। अब मुझे कोई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ले लेनी है, जैसे मैं एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ले लेता हूं, उसके लिए मैं अपने नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करता हूं। तो मैंने माना मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड है, n+ का अर्थ आप जानते हो, अगर मैं यहां 1+ लगाता इसका मतलब है इसने, मेटल ने, m एक ऐसा मेटल है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रखा है। अगर मैं इस पे डबल+ चार्ज लगा देता, आप क्या बोलते सर, m एक ऐसा मेटल है, मेटल का मतलब धातु है जिसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रखा है। ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज का अर्थ है m इज ए मेटल जिसने कि 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग रखा है। अगर बेटा मैं इसी की जगह पर n+ लिख देता हूं, n+ का मतलब है m एक ऐसा मेटल है जिसने n इलेक्ट्रॉनों को त्याग रखा है। अच्छा, n इलेक्ट्रॉनों को त्याग रखा है, अगर मैं इसका आप चयन कराऊं, क्योंकि ये तो ऑक्सीकृत अवस्था होगी। क्यों ऑक्सीकृत अवस्था होगी, आप जानते हो ऑक्सीकृत अवस्था कहते हैं जब भी कोई धातु आयन या कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, n इलेक्ट्रॉनों को, ये ऑक्सीकृत अवस्था हो गई। अगर ये अचयित अवस्था में आना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे। अब मैं क्या सोचता हूं, इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे पूरा किया जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता इसको, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती 2 इलेक्ट्रॉन दे देता, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देता। क्योंकि इसके पास n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मैंने इसको n इलेक्ट्रॉन दिए। n इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, वो n इलेक्ट्रॉन मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए। जैसे ही मैंने इसको प्रोवाइड किया, m मेटल के ऊपर से चार्ज अर्थात आवेश खत्म हो गया। और बेटा आप जानते हैं जब चार्ज खत्म हो जाता था हम इसको कहते थे ये कौन सी स्टेज पे है, सॉलिड स्टेट पे है। चार्ज आयन के फॉर्म में है, इसका मतलब सॉल्यूशन में होगा। सॉल्यूशन में होने के कारण आप चाहें तो इसको एक्वस सॉल्यूशन के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशंस के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए अगर अप्लाई करता हूं तो नर्नेस्ट इक्वेशन था क्या मेरे लिए, मैं पहले उसको देख लेता हूं। E = E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E लगा लेते हैं। आगे देखो ऊपर लिखा था अपचयित अवस्था में पदार्थ की सांद्रता, नीचे ऑक्सीकृत अवस्था में पदार्थ की सांद्रता। अगर मैं इस चीज को अप्लाई करता हूं, आप देखो मैं एक बार लिख ही देता हूं, अपचयित अवस्था में पदार्थ की सांद्रता। मैं पदार्थ की सांद्रता इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि इस बड़े से ब्रैकेट का अर्थ ही है पदार्थ की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। अपचयित अवस्था क्यों लिखा, क्योंकि अपचयित अवस्था तो मैंने लिख दिया, और इस बड़े ब्रैकेट का मतलब है पदार्थ की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। अगर मैं केवल A लिख देता हूं पदार्थ A, अगर मैं इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं पदार्थ A का सक्रिय द्रव्यमान या पदार्थ A की सांद्रता, तो ब्रैकेट का मतलब है अपचयित अवस्था में पदार्थ की सांद्रता, और अपॉन में आप लिखते हैं ऑक्सीकृत अवस्था में
ऑक्सीकृत अवस्था में पदार्थ की सांद्रता। मैं अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो बेटा बड़ा आसान सी चीज है, इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, एक काम कर लेते हैं, आर की वैल्यू हमको मालूम है, अगर मैं आर की वैल्यू को लिख दूं तो आर की वैल्यू मेरे पास है 8.314। अगर मैं आर की वैल्यू 8.314 को अप्लाई करूं, टी का मान वैसे तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है मानक अवस्था में, लेकिन अगर इस 25 डिग्री सेल्सियस मानक अवस्था वाले ताप को मैं केल्विन पर चेंज करता हूं तो बेटा केल्विन पर चेंज करने के लिए इसे 273 के साथ जोड़ देना होगा, आएगा 298 केल्विन। अगर आगे मैं चलूं इसी के साथ मैं चेक करता हूं कि n की वैल्यू क्या है, तो बेटा n है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए। तो मैंने बेटा यहां भी देखो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, n, इसको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिए गए, n इलेक्ट्रॉन, तो वो तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं। और एक चीज मैं अगर f की वैल्यू मैं 96,500 कूलाम पर कितना रखूं, मोल, तो अगर मैं ये सारी वैल्यू यहां अप्लाई कर देता हूं तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनकर तैयार होगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन के दौरान ट्रांसफर हुए हैं। तो आज भी मेरे लिए वो n लिखूंगा। f की वैल्यू अगर आएगी तो 96,500। एक काम और कर लेते हैं, लॉग अपचयित अवस्था में, तो बेटा अपचयित अवस्था का मतलब आप समझ गए होंगे। अपचयित अवस्था क्यों, इलेक्ट्रॉन एक को नहीं त्यागे हैं बल्कि अभिक्रिया के दौरान Mn ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और जब Mn ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो मेटल का अपचयन हुआ और अपचयन होकर उसने ये कंपाउंड बनाया, क्योंकि अपचयन के बाद वो कंपाउंड बनाया, ये मेरे लिए हो गया अपचयित अवस्था में पदार्थ की सांद्रता बटे नीचे ऑक्सीकृत अवस्था में पदार्थ की सांद्रता। ऑक्सीकृत अवस्था ये है क्यों, क्योंकि इस समय इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, त्याग रखा है। तो इस सिचुएशन पर N प्लस चार्ज, आप चाहे तो यहां AQ लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन के कारण। अब मैं थोड़ा सा एक और काम करे देता हूं, क्योंकि हमारी बुक में अगर मैं चेक करता हूं तो हमारी बुक में जो लॉगरिथम सीरीज दी गई है वो बेस 10 पर दी गई है, और हमारा जो नंबर है वो बेस का है पर है ई पर। तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारा बेस ई है ये चेंज कर दिया जाए बेस 10 पर, या तो मेरे पास सारणी हो बेस ई की तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर मैं एक काम करूं कि बेस ई को बेस 10 में क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो मेरे लिए ये ठीक रहेगा। अगर मैं लॉगरिथम्स के बेस ई को बेस 10 में चेंज कर देता हूं, मेरे लिए आसान सी गणनाएं हो जाएंगी, मैं बुक से ही लॉगरिथम्स वैल्यू को देख सकता हूं। तो मैं अगर ये चेंज करता हूं तो मेरे लिए इक्वेशन थोड़ा सा चेंज आएगा, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, मैं इस पूरे वैल्यू को लिख लेता हूं 8.314 इंटू 298 अपॉन n 96500 लॉग ई को अगर आधार को मैं 10 में चेंज करना चाहूं तो मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े 2.3036, और जैसे मैं नंबर पर मल्टीप्लाई करूंगा ये लॉग आधार का जो ई है ये 10 में चेंज हो जाएगा। सोचने वाली कठिन चीज ये है कि एक इसमें से रूल है, अगर आप ऑक्सीकृत अवस्था में पदार्थ की सांद्रता तो आपको बताई जाएगी जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया होगा, लेकिन एक और सोचने वाली बात है, जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है पदार्थ की सांद्रता कितनी होती है, 1। अब इस बात को चेक कर लिया जाए कि अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है और उसके सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान को 1 लिखा जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि पदार्थ ठोस अवस्था में सांद्रता 1 रखता है। आप आसानी से समझ सकते हो, जब कोई ठोस पदार्थ, मैं थोड़ा सा ऐसा बताता हूं, कैसा बता देता हूं, यहां पे लिख देते हैं। अगर ठोस पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम है, उसे एक विलयन में, उसे एक द्रव पदार्थ में घोला गया है जिसकी मात्रा 90 ग्राम है। फिर ध्यान रखना इस चीज को, ठोस पदार्थ कितने ग्राम है, 10 ग्राम, द्रव पदार्थ कितना है, 90 ग्राम।
टोटल विलयन कितना हुआ 100 ग्राम। अगर मैं ठोस पदार्थ की सांद्रता बोलता हूं तो आप ठोस पदार्थ की मात्रा को ऊपर लिखते हो और जो टोटल विलयन बन के तैयार होता है उसको कहां लिखते हो नीचे, और ये होती है पदार्थ की सांद्रता। फिर एक बार दोबारा से, आप जिस ठोस पदार्थ की सांद्रता पहुंचता है उसकी वैल्यू ऊपर और टोटल विलयन की अमाउंट कहां लिखते हो नीचे, और इस प्रकार से आप सांद्रता निकाल लेते हो। सेम मेथड में मैं सांद्रता निकाल के दिखाता हूं। दूसरी परिस्थिति, मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है जिसकी वैल्यू 10 ग्राम है। अगर यह द्रव अवस्था में कब बदलेगा, जब मैं इसको द्रव में घोलूंगा। अगर मैं इसको 0 ग्राम विलायक में घोल दूं, अर्थात पदार्थ केवल कौन सी अवस्था में है, ठोस, विलायक पदार्थ है ही नहीं, और जब विलायक पदार्थ है ही नहीं तो सांद्रता कैसे निकलेगी, 10 बटे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 10 + 0 = 10, और जो सांद्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो तो वह पदार्थ कितने % शुद्ध रहता है। जवाब होगा, अगर कोई पदार्थ अकेला है, सिंगल सब्सटेंस है और शुद्ध अवस्था में, ठोस अवस्था में है, आप बताओगे उस ठोस पदार्थ की शुद्धता 100% है। शुद्धता अगर 100% है तो आपने एक और चीज पढ़ा था, किसी सांद्रता को प्रतिशत मात्रा से सामान्य मात्रा में चेंज करने के लिए उसे 100 से क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो प्रतिशत मात्रा 100 है, अगर उसे मैं 100 से भाग दूंगा तो वो सामान्य सांद्रता में चेंज हो जाएगा। 100 को 100 से भाग दोगे, सांद्रता कितनी आएगी, 1। इस प्रकार से ठोस पदार्थ की सांद्रता को हमेशा कितना रखा जाता है, 1 मोल। तो मैं आगे स्टार्ट करूं अगर इसी चीज को, तो E = E0 माइनस, आप इस पूरे नंबर का मल्टीपल और डिवाइड जो भी हो सकता है आप इसको हल कर लेना, और जो भी हल करने से वैल्यू आए, मैं n को लिखे देता हूं, जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने से आप इसको ऊपर लिख लोगे, और वैल्यू को लिखने के बाद जो मेरा इक्वेशन लिखा है 1/m(n+) विद एक्वस सॉल्यूशन, ये इक्वेशन मेरा नीचे हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैं उस नंबर को, वो जो 2-4 नंबर मल्टीपल पे लिखाए गए हैं, अगर मैं उन सभी नंबर्स का मल्टीपल कर देता हूं तो मेरे पास एक वैल्यू आती है 0.059। अगर आप इन सभी नंबर्स का मल्टीपल करते हो तो ये वैल्यू आती है 0.059। तो आप इस प्रकार से इस वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन ये जो हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ है, ये किसी इलेक्ट्रोड के विभव के लिए है। इलेक्ट्रोड का मतलब एक रॉड डूबी हुई है, उस इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर मुझे यही फॉर्मूला किसी सेल के लिए अप्लाई करना पड़े, आप खुद इस बात को समझते हो कि एक सेल को बनाने में एक रॉड नहीं, एक इलेक्ट्रोड नहीं, बल्कि 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला मुझे आता है तो ये तो एक रॉड के विभव बता रहा होगा, और अगर मुझे इसकी जगह पर सेल का विभव निकालना होता तो फिर बेटा मुझे एक नहीं बल्कि 2 रॉड, कम से कम 2 रॉड के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी पड़ती। तो इलेक्ट्रोड के लिए अर्थात एक ही इलेक्ट्रोड का निकालना है, सेल का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रोडों के लिए निकालना है। तो आप इसको नोट कर लें, हम सेल के लिए भी इसके फॉर्मूले को लिखे देते हैं। तो मैं इधर से हटा देता हूं। देखिए, अब मैं चेक करता हूं नर्नस्ट का ही समीकरण।
लेकिन ये किसके लिए है? सेल के लिए है। ये तो इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड का मतलब एक रॉड की बात होती है। अगर मैं सेल के लिए बात करूं तो मुझे सेल की, इलेक्ट्रोड के लिए नर्वस समीकरण लिखना था तो हमने इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ली थी। अगर हमें सेल के लिए नर्वस इक्वेशन लिखना होगा, मुझे सेल की अभिक्रिया जरूरत पड़ेगी। तो एक जर्नल सेल आपने बना रखा था डेनियल सेल, मैं उसकी रिएक्शन लिखता हूं। क्या था सेल? Zn सॉलिड फॉर्म में था, Cu डबल प्लस एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में था। Zn जो चेंज हुआ था वो Zn डबल प्लस में, और जो कॉपर डबल प्लस था ये चेंज हुआ था कॉपर सॉलिड में। ये रिएक्शन दी गई थी। अगर मुझे इसके लिए कह देता कि नर्नस्ट इक्वेशन क्या होगा, बड़ा आसान सा है, सेम चीज लिखते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन क्या था? E। अब मैं इसके जस्ट बगल में सेल लिखे देता हूं। अगर केवल E लिखा होता इलेक्ट्रोड विभव, E सेल का मतलब है सेल विभव, E नॉट ऑफ सेल। बेटा ये कौन सा विभव है? ये है मानक सेल विभव। अभी बात होगी कि मानक सेल विभव को कैसे ज्ञात किया जाए। आगे मैं इक्वेशन पे चलता हूं। इज इक्वल माइनस, आप चाहें तो ये RT अपॉन NF वाला पूरा इक्वेशन लिखते, क्योंकि मैं जान गया हूं RT अपॉन NF वाला पूरा फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूं। 0.059 अपॉन n। अब मैं यहां पर n की जगह पर क्या लिख सकता हूं? 2। अभी बात होगी कि n की जगह पर 2 क्यों। बेटा Zn सॉलिड फेज में था, ये जब एक्वस फॉर्म में गया इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा? 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इस बात को नोट करना। कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, फिर ये इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर लेता है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉनों का हुआ? 2। जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ग्रहण कर लिए। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ किससे? जिंक से कॉपर की ओर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कितने लिख दिए हैं? n की जगह पर 2। आगे आ जाते हैं log बेस 10। हां, इसमें से सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रोड के लिए तो केवल अपचयन ही हुआ था, लेकिन जब सेल होता है इसका मतलब 2 विक्रियाएं, और 2 विक्रियाओं में से अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और एक पदार्थ का अपचयन, तो अब मैं क्या लिखूं? तो बड़ी आसान सी चीज है, मैं उत्पाद को लिखता हूं ऊपर और अभिकारकों को लिखता हूं नीचे। तो उत्पाद में से क्या लिखा जाए? उत्पाद में जिंक डबल प्लस विद एक्वस सॉल्यूशन एंड Cu सॉलिड। ये तो उत्पाद को मैंने ऊपर ले लिया। अब मैं अभिकारक को कहां लिखूंगा? नीचे। Zn सॉलिड एंड Cu डबल प्लस विद एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, मुझे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलती जा रही, मुझे एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जा रही कि मैं सब ये वह जान गया, ये रिएक्शन का तरीका समझ गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा E नॉट ऑफ सेल। मैं पहले तो कहता था कि जब E नॉट आएगा तो आप उसका मान विद्युत रासायनिक श्रेणी से देख लिया करोगे। तो इलेक्ट्रोड का तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मान दिया गया है, लेकिन सेल का मान, मानक सेल विभव किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिया नहीं गया है। तो हम लोग इस आर्टिकल के बाद चेक करेंगे कि आखिर मानक सेल विभव कहां से मिलेगा, लेकिन उसके पहले मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा लिखे देता हूं। ई सेल इज इक्वल टू सेल विभव बराबर मानक सेल विभव माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब बेटा आप समझ सकते हो, कॉपर पदार्थ ठोस अवस्था में है जिसकी सांद्रता कितनी रहेगी? 1। अगर सांद्रता 1 रहेगी तो इसमें ऊपर बचने वाला है Zn डबल प्लस Aq, क्योंकि इसकी सांद्रता 1 है। मैं लिखे देता हूं 1, कोई फर्क भी नहीं डालेगा, मैं नहीं भी लिखूं तो चलेगा। नीचे जिंक सॉलिड फेज में है, सांद्रता 1, तो मैं एक सांद्रता को, ये एक सांद्रता इस एक सांद्रता को कैंसिल कर देगा। नीचे क्या बचेगा? Cu डबल प्लस विद एक्वस सॉल्यूशन। और उस सेल के लिए मेरे पास जो नर्नस्ट का इक्वेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो आप समझिए, इसको मैंने क्यों लिखा? इसकी भी सांद्रता 1, इकाई सांद्रता मानते हैं, इसकी भी सांद्रता 1,
एक एक को कैंसिल कर देगा, मैं उसे लिखूंगा ही नहीं। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर जी हमें सब चीजें तो पता हो गई, मैं इसकी सांद्रता लिख दूंगा, ये सॉल्यूशंस की सांद्रता है, लेकिन मुझे ये कैसे मिलेगा, ई नॉट ऑफ सेल। तो बेटा आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है इसके पहले। किसी भी सेल के विभव को ज्ञात करने के लिए कैथोड के विभव में एनोड के विभव को क्या करना होता है, माइनस। अर्थात आपको कैथोड का विभव चाहिए माइनस एनोड का विभव चाहिए, और कैथोड के मानक कैथोड विभव में अगर मानक एनोड विभव माइनस कर दोगे तो मानक सेल विभव आ जाएगा। एक और चीज, अगर मानक सेल विभव पूछता है तो कैथोड का विभव मानक परिस्थिति में, एनोड का विभव भी माइनस मानक परिस्थिति में। लेकिन अगर ई नॉट नहीं पूछता है, केवल सेल विभव पूछ लेता है, तो आप यहां से भी ई नॉट हटा दोगे। जिस परिस्थिति में सेल का विभव पूछता है उस परिस्थिति में कैथोड का विभव, और उसी परिस्थिति में एनोड का विभव। लेकिन अगर मानक सेल विभव पूछता है तो मानक परिस्थिति में ही कैथोड का विभव और मानक परिस्थिति में ही एनोड का विभव। तो इस प्रकार से ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आप कैथोड में से एनोड के विभव को घटाकर प्राप्त कर सकते हो। तो यह है नॉर्नस्ट इक्वेशन, जो किसी भी इलेक्ट्रोड या किसी भी सेल के विभव को किसी भी परिस्थिति पर ज्ञात कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसी आर्टिकल पे मेरे पास एक और नया शब्द आया था, एफ, फैराडे कांस्टेंट। तो मैं चेक करूंगा कि फैराडे कांस्टेंट होता क्या है और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कैसे प्राप्त की जाती है। आखिर एफ की वैल्यू तो मैंने 96,500 कूलाम प्रति मोल पढ़ रखा है, लेकिन अगर मेरे लिए कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये 96,500 कूलाम प्रति मोल जो वैल्यू आई है ये कहां से आई है, तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा। तो उसके लिए मैं फैराडे कांस्टेंट की बात करता हूं। कि क्या होता है फैराडे नियतांक। बड़ा आसान सा, अगर मैं एक लाइन पे इसकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूं फिर समझते हैं क्या होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक कहते हैं। बड़ी आसान सी डिफिनीशन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होगा, आवेश की उस मात्रा को कहा जाता है फैराडे नियतांक। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बड़ा आसान सी चीज है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं आवेश निकाल सकता हूं तो मुझे मिल गया फैराडे कांस्टेंट। और एक मोल इलेक्ट्रॉन के पर आवेश की मात्रा को निकालने से पहले मुझे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए। तो मैं देखो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करता हूं। मैं लिखता हूं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तकरीबन सभी लोग इस बात को जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की अमाउंट होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज की अमाउंट इतनी होती है, वो भी किस फॉर्म में, निगेटिव। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, लेकिन मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक मोल इलेक्ट्रॉन में बड़ा डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन होता है और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करता, सिंगल का चार्ज हो गया था, लेकिन मुझसे एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करता, तो पहले मैं ये निकाल लूं कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मैं आगे लिखूंगा एक मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक मोल में। फिर अब लास्ट अगर मैं देखता हूं फिर से, एक मोल में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दिया गया है। सोचिए, अगर एक मोल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पूरे एक मोल का आवेश निकालने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश लिख देते। अगर एक मोल में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो एक मोल का आवेश निकालने के लिए आप 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक मोल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो ओवरऑल चार्ज निकालने के लिए 4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 5 इलेक्ट्रॉन होते एक मोल में अगर, तो पूरा आवेश निकालने के लिए 5 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकालने के लिए मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चार्ज का आपस में क्या कर दूंगा? गुणा। या टोटल चार्ज का एक और फॉर्मूला आप जानते रहे हो, क्या जानते रहे हो? Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इस NE के फॉर्मूले को यूज कर लेता, बड़ी आसानी से कुल आवेश कैसे निकलता, या कुल आवेश को आप क्या कहते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर Q इंटू NE, या एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश का गुणा कर देते। क्या आता फॉर्मूला? N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज की अगर बात आती तो मैं चार्ज अगर लिखता 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैं इसको अगर हल करता हूं तो आपका ये काम है, आप इसका और इस नंबर का गुणा कराइए। गुणा करवाने से मैं एक आंसर दे देता हूं, लगभग इतना आंसर आएगा, 96,500 कूलाम। क्योंकि ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए कूलाम प्रति मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन का प्रति मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इसलिए कूलाम प्रति मोल। और ये आंसर आपको लगभग प्राप्त होगा, अप्रोक्सीमेटली प्राप्त होगा, बिल्कुल कंफर्म तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ आएगा 96,382-87 करके कुछ आता है, आप इसको सॉल्व करोगे लगभग इतना आंसर मिलेगा। लेकिन वो फिर एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर देखता हूं मैं तो उसे 96,500 कूलाम प्रति मोल ही माना जाता है। तो इस प्रकार से फैराडे कांस्टेंट की गणना हो जाती है। फैराडे कांस्टेंट को आप Q की जगह पे एक और अच्छा नाम दे सकते हो, F। तो F की वैल्यू इतनी लगभग आ जाती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि नर्नस्ट इक्वेशन क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को, किसी भी सेल के विभव को किसी भी परिस्थिति पर ज्ञात कर सकता है। ये कार्य कर सकता है हमारा नर्नस्ट का इक्वेशन। और साथ में नर्नस्ट के इक्वेशन से जुड़ी जितनी भी बातें रही कि गैस नियतांक क्या है, फैराडे कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, इन चीजों को भी पढ़ा। तो आज के आर्टिकल में हम इतनी चीजें रखेंगे। हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर रहेगा विद्युत अपघटनी शेल, क्योंकि मैंने सेल का एक प्रकार तो पढ़ लिया जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, अर्थात गैल्वेनिक शेल। लेकिन मुझे अभी भी दूसरे प्रकार के सेल को पढ़ना है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दे, विद्युत अपघटनी सेल। तो हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर विद्युत अपघटनी सेल को रखेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।